नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह वीडियो द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ बुक सी है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनकी बुक है। इसका ये 5वें भाग का ये तीसरा वीडियो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 15 से लेके 21 तक इसमें देखेंगे। 15 नंबर, केस को वापस लेना। ट्रायल शुरू हुआ। सरकार जो इसकी पक्षकार थी, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी समंजस में थे। उनकी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सरकारी वकील ने मजिस्ट्रेट से याचना की वह केस की तिथि आगे बढ़ा दे, लेकिन मैंने बीच में टोका और मजिस्ट्रेट से प्रार्थना की कि वह केस की डेट आगे न बढ़ाए, क्योंकि मैं आदेश की अवज्ञा करने का अपना दोष स्वीकार कर रहा था और अपने इस छोटे से वक्तव्य को पढ़ा जो इस प्रकार था। अदालत की इजाज़त से मैं एक बयान देना चाहता हूँ, यह दिखाने के लिए कि मैंने इस गंभीर कदम जो सेक्शन 144 के विरुद्ध जाने से संबंधित है, मैंने क्यों लिया। यह मेरा विनम्र विचार है कि यह प्रश्न स्थानीय प्रशासन और मेरे विचारों में अंतर का है। यह मैंने उस आग्रहपूर्ण आमंत्रण पर किया जो मुझे यहाँ आने और उन किसानों की मदद करने के लिए किया गया था। मुझे बताया गया कि नील के बागान मालिकों का व्यवहार उनके प्रति अत्यंत कष्टकर है और मैं उनके कठिनाइयों का अध्ययन किए बिना उनकी सहायता नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं यहाँ लोगों की सहायता से यह अध्ययन करना चाहूँगा और यदि हो सके तो प्रशासन और बागान मालिकों की भी सहायता इसके द्वारा करना चाहूँगा। मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ आने पर किसी भी प्रकार से सार्वजनिक शांति में खलल पड़ेगी और किसी भी जीवन की हानि का कारण बनेगा। मेरा ऐसे मामलों में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। प्रशासन का विचार इससे भिन्न है। मैं उनके विचारों का आदर करता हूँ और यह स्वीकार करता हूँ कि जिस प्रकार की सूचना उन्हें मिल रही है वे उन्हीं के आधार पर कार्य करेंगे। एक कानून की आज्ञा मानने वाले निवासी के नाते मेरी पहली प्रक्रिया उनके आदेश को मानना होगा, लेकिन मैं इसे अपने कर्तव्य को अनदेखा किए बिना नहीं कर सकता। ऐसे कर्तव्य जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरा मानना है कि मैं अब उनकी सेवा उनके बीच रहकर ही कर पाऊँगा। इसीलिए मैं अपनी इच्छा से इससे छुटकारा नहीं पा सकता था। सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की इच्छा नहीं कर सकता। इस तरह अपने कर्तव्यों में विरोधाभास की अवस्था में मैं स्वयं को उनसे अलग करने की जिम्मेदारी प्रशासन पर डाल सकता हूँ। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि एक व्यक्ति जिसका पद भारत की जनता के सामने वैसा ही है जैसे मेरा है, उसे लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसी जटिल संरचना जिसमें हम रह रहे हैं, एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए केवल एक सुरक्षित और ईमानदारी के रास्ते को अपनाना बचता है। वह भी ऐसी परिस्थितियों में जिनका मैं सामना कर रहा हूँ और जिसे मैंने रहने का निर्णय लिया है, वह है बिना विरोध किए अपनी अवज्ञा की सज़ा के सामने मैं आत्मसमर्पण कर दूं। मेरा इस प्रकार का वक्तव्य देने का अर्थ यह नहीं था कि मुझे अपनी अवज्ञा पर सज़ा दी जाए, बल्कि यह दिखाने के लिए कि जो आदेश मुझे दिया गया उसके प्रति मेरा विरोध है, न कि कानूनी प्रक्रिया के प्रति कोई निरादर मेरे अंदर है।
न कि कानूनी प्रक्रिया के प्रति कोई निरादर मेरे अंदर है, बल्कि मैं उच्चतर कानून की आज्ञा मान रहा हूँ जो हम सबके ऊपर है। हमारा अंतःकरण या विवेक की आवाज़। अब सुनवाई को आगे बढ़ाने का कोई अवसर नहीं बचा था, लेकिन मजिस्ट्रेट और सरकारी याचिकाकर्ताओं दोनों अचंभित थे। मजिस्ट्रेट ने फैसला स्थगित कर दिया। इस बीच मैंने पूरा विवरण वायसराय को, अपने पटना के मित्रों और पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य को तार द्वारा भेज दिया था। इससे पहले कि मैं अदालत अपने फैसलों को लेने पहुंचता, मजिस्ट्रेट ने लिखित रूप से संदेश भिजवाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस को वापस लेने का आदेश दिया है और कलेक्टर ने मुझे लिखा कि जो जांच पड़ताल मैं करना चाहता हूं उसे करने के लिए स्वतंत्र हूं और यदि अधिकारियों से मुझे कोई सहायता चाहिए तो मैं उनसे संपर्क कर सकता हूं। हम में से किसी को भी इतनी शीघ्र और खुशी से भरी खबर की उम्मीद नहीं थी। मैं कलेक्टर मिस्टर हिकांक से मिलने गया। वे एक सज्जन व्यक्ति लगे जो न्याय करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी कागजात मैं देखना चाहूँ उन्हें मैं कभी भी देख सकता हूँ और जब चाहूँ उनसे मिल सकता हूँ। इस प्रकार देश को पहले नागरिक प्रतिरोध का पाठ मिला। इस घटना की खुलेआम स्थानीय लोगों के बीच प्रेस में चर्चा की गई और मेरी जांच पड़ताल को अस्वाभाविक प्रचार मिल गया। मेरी जांच पड़ताल के लिए ज़रूरी था कि इसमें सरकार निष्पक्ष रहे, लेकिन मेरी इस जांच पड़ताल को किसी प्रेस रिपोर्टर या उनके मुख्य लेख के समर्थन की ज़रूरत नहीं थी। यथार्थ में चंपारण की स्थिति इतनी नाजुक और कठिन थी कि इस प्रकार के अति उत्साहित आलोचनाओं को और बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। रिपोर्ट आसानी से इस कारण को नुकसान पहुंचाना चाहती थी जिसका मैं समर्थन करना चाहता था। इसीलिए मैंने मुख्य समाचार पत्रों के संपादकों से अपील करते हुए लिखा कि किसी रिपोर्ट को वहां न भेजें, क्योंकि मैं उनको ऐसी खबरों को भेजता रहूँगा जिनका प्रकाशित होना जरूरी होगा और मैं यहाँ के घटनाक्रम को उन्हें बताता रहूँगा। मुझे पता था कि मेरी उपस्थिति के बारे में सरकार की प्रक्रिया से बागान मालिक नाखुश थे और मैं यह भी जानता था कि अधिकारीगण, यद्यपि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा था, उन्हें भी यह पसंद नहीं आया था गलत या भड़काने वाली खबरें, इसीलिए उनको और भड़का सकती थी और उनका गुस्सा मुझ पर गिरने के बजाय उन गरीब किसानों पर बरसेगा और मेरे सत्य की खोज को गंभीरता से प्रभावित करेगा। इस समय सावधानियों के बावजूद बागान मालिकों ने मेरे विरोध में जहरीला आंदोलन शुरू किया। सभी तरह की झूठी अफवाहें मेरे और मेरे सहयोगियों के बारे में प्रेस में छपी, लेकिन मेरी इतनी सावधानी और सच पर जोर देने के वजह से छोटे से छोटे विवरण ने भी तलवार की धार को पलट दिया। बागान मालिकों ने ब्रजकिशोर को बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जितना ज़्यादा वे उनको बदनाम करते उतना ही उनकी इज्जत लोगों के बीच बढ़ गई। ऐसी विषम परिस्थितियों में मुझे किसी अन्य प्रांत से किसी नेता को बुलाना उचित नहीं लगा। पंडित मालवीय ने मुझे आश्वासन दिया था कि जब कभी मुझे उनकी ज़रूरत पड़े तो केवल संदेह भेजने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। इस प्रकार मैंने इस संघर्ष को राजनीतिक रूप नहीं दिया, लेकिन बीच बीच में घटनाक्रम को नेताओं और अखबारों को भेजता रहता, उनको छापने के लिए नहीं बल्कि उनकी जानकारी के लिए। मैंने देखा कि जहाँ कहीं भी अंत राजनीतिक हो जाता है,
जाता है, लेकिन यदि विषय गैर राजनीतिक हो तब उसको राजनीतिक रूप देने से उसका नुकसान ही होता है और मैंने इससे बचाए रखा। चंपारण संघर्ष इस बात का सबूत था कि यदि कहीं भी लोगों को सहायता निस्वार्थ सेवा भाव से दी जाती है तो आखिरकार यह देश को राजनीतिक लाभ ही देती है। 16 नंबर देखते हैं, कार्य करने की विधि। यदि मैं चंपारण की जांच पड़ताल का पूर्ण विवरण दूं तो मुझे इसका इतिहास वह समय और चंपारण के किसानों के बारे में बताना पड़ेगा जिसको इन अध्यायों में बताने का कोई औचित्य नहीं है। चंपारण की जानकारी या पूछताछ सत्य और अहिंसा का एक निर्भीक प्रयोग था और मैं इस दृष्टिकोण से ही हर हफ्ते घटने वाले घटनाक्रम का विवरण दे रहा हूँ। जानकारी के लिए पाठकों को श्री राजेंद्र प्रसाद की हिस्ट्री ऑफ द चंपारण सत्याग्रह का हिंदी संस्करण देखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि अंग्रेजी संस्करण अभी छपने की प्रक्रिया में है। इस अध्याय में हम विषय की ओर मुड़ते हैं। पूछताछ को गोरख बाबू के घर में नहीं किया जा सकता था जब तक कि स्वयं गोरख बाबू को घर खाली करने के लिए न कहा जाए, और मोतिहारी के लोग अभी भी अपना घर हमें किराए पर देने से डर रहे थे। फिर भी ब्रजकिशोर बाबू ने चतुराई से एक काफ़ी खुले स्थान की व्यवस्था हमारे लिए कर दी थी और अब हम वहीं रहने चले गए थे। बिना पैसों के वहाँ काम जारी नहीं रखा जा सकता था। अभी तक ऐसे कामों के लिए जनता को आर्थिक सहायता के लिए नहीं कहा जाता था। ब्रजकिशोर और उनके वकील मित्र या तो खुद धन की व्यवस्था करते थे या वे ऐसे अवसरों पर अपने मित्रों को देने का आग्रह करते थे। वे कैसे लोगों से धन देने के लिए कह सकते थे जब वे और उनके मित्र इसे वहन करने की सामर्थ्य रखते थे। इस विचार के साथ मैंने निश्चय किया था कि मैं चंपारण के किसानों के लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। यह निश्चित था कि ऐसे विचार जो जरूर गलत भावना में लिया जाएगा। साथ ही मैं इसके लिए दृढ़ था कि देशवासियों से भी कोई धन इस जांच पड़ताल के लिए नहीं लूँगा, क्योंकि ऐसा करने पर इसे मैं देशवासी और राजनीतिक स्वरूप दे दूँगा। बम्बई के दोस्तों ने 15,000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया, मगर मैंने उन्हें इसके लिए धन्यवाद देते हुए अस्वीकार कर दिया। मैंने निर्णय लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक अनुदान ब्रजकिशोर की सहायता से उन समृद्ध बिहारियों से लूँगा जो चंपारण से बाहर रह रहे थे, और यदि अधिक की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने रंगून के मित्र डॉक्टर पीजे मेहता से कहूँगा। डॉक्टर मेहता ज़रूरत पड़ने पर तुरंत आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार हम आर्थिक चिंता से मुक्त हो गए। हमें किसी बड़े फंड की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत मितव्यता के साथ गुजारा चला रहे थे, जो चंपारण की गरीब स्थिति के अनुकूल था। असल में हमें अंत तक धन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे याद है कि कुल मिलाकर हमने 3,000 से ज़्यादा खर्च नहीं किया था, और मुझे यह भी याद है कि हमारी जमा राशि से कुछ 100 रुपये बच भी गए थे। मेरे सहयोगियों के कौतूहल भरे रहने के तरीकों का लगातार हम उपहास उड़ाया करते थे। हर वकील के पास एक नौकर और एक रसोइया होता था, इसीलिए उनकी अलग रसोई होती। अक्सर वे रात्रि का खाना बहुत देर या मध्य रात्रि में खाते थे। यद्यपि वे अपना खर्च स्वयं वहन कर रहे थे, तथापि उनकी अनियमितता मुझे चिंतित करती थी। हम काफ़ी गहरे मित्र बन गए थे, इसीलिए हमारे बीच किसी गलतफहमी का कोई प्रश्न नहीं था, और वे मेरे उपहास को हंसकर टाल देते थे। आखिरकार यह तय किया गया कि नौकरों को हटा दिया जाए, सभी रसोई को मिला लिया जाए और नियमित समय का ध्यान रखना
रखा जाए। हम सब केवल शाकाहारी नहीं थे और 2 रसोई महंगी साबित होती, इसीलिए एक सामान्य शाकाहारी रसोई रखने का निर्णय लिया गया और इस पर भी जोर दिया गया कि भोजन सादा हो। इस व्यवस्था से खर्चों में काफ़ी कमी आई और समय और ऊर्जा की भी बचत हुई। ये दोनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी थी। किसानों की भीड़ अपना बयान देने आती, साथ में उनके साथी आते। हमारा बरामदा और बगिया भीड़ से खचाखच भर जाती। मेरे सहयोगी मेरे दर्शन को उत्सुक लोगों को संभाल पाने में असमर्थ होते और विशेष समय पर मुझे दर्शन देने के लिए आना पड़ता। किसानों का बयान लेने के लिए कम से कम 5 से 7 स्वयंसेवकों की ज़रूरत हमें पड़ती थी। इसके बाद भी कुछ लोगों को बिना बयान दिए वापस जाना पड़ता था। सभी बयान ज़रूरी नहीं थे, उनमें से कई तो दोहराए हुए वक्तव्य होते, लेकिन इसके बिना लोगों को संतुष्टि नहीं होती और मैं उनकी बयानों का सम्मान करता था। जो लोग बयान ले रहे थे उन्हें भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। हर व्यक्ति से गहनता से जिहर की जाती और जो कोई भी इस परीक्षण में पास नहीं होता उसे अस्वीकृत कर दिया जाता। इसमें काफ़ी समय लगता, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद लिए गए बयान निर्विवाद रहते थे। सीआईडी का एक अफसर हमेशा वहाँ रहता जब बयान लिया जा रहा होता था। हम उसे वहाँ रहने से रोक सकते थे, लेकिन हमने शुरू में ही यह निर्णय लिया था कि हमें सीआईडी अधिकारी के वहाँ होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें उनसे तमीज़ से पेश आना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें सभी ज़रूरी सूचनाएं देनी चाहिए। यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके विपरीत यह तथ्य कि इन बयानों को सीआईडी ऑफिसरों की उपस्थिति में लिया जा रहा था। किसान ज़्यादा निडर होकर बयान दे रहे थे। दूसरी तरफ उनके मन में जो सीआईडी अधिकारियों के लिए भय था वह भी निकल गया। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर भी बयान नहीं दिए। यह सीडीआई मित्रों का पेशा था कि वे लोगों को फंसाएं, इसीलिए किसानों को भी सावधान रहना जरूरी था। क्योंकि मैं बागान मालिकों को भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, बल्कि मुझे अपनी विनम्रता से उन्हें जीतना था। मैं उनको पत्र लिखना और उनसे मिलना तय किया, विशेष कर उनसे जिनके प्रति गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए थे। मैं बागान मालिकों की एसोसिएशन से भी मिला और किसानों की परेशानियां उनके सामने रखी और उनके विचारों को भी समझा। कुछ बागान मालिक मुझसे नफरत करते थे और कुछ मेरे साथ विनम्र से पेश आए। 17 नंबर देखेंगे। सहयोगी ब्रज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू एक बेजोड़ जोड़ी थी। उनकी लगन और निष्ठा के कारण मैं उनकी सहायता के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकता था। उनके अनुयायी या सहयोगी शंभू बाबू, अनुराग बाबू, धरणी बाबू, रामनवमी बाबू और अन्य वकील हमारे साथ हमेशा रहते थे। विनय बाबू और जनकधारी बाबू भी कभी कभी हमारी मदद के लिए आ जाते थे। ये सब बिहारी थे। उनका मुख्य कार्य किसानों के बयान लेना था। प्रोफेसर कृपलानी पूरी तरह से हमारे साथ थे। सिंधी होने के बावजूद भी वे जन्मजात बिहारियों से भी ज़्यादा बिहारी थे। मैंने बहुत कम कार्यकर्ता देखे हैं जो जिस प्रदेश में वे रह रहे हों वहाँ इतना ज़्यादा घुल मिल गए हों। कृपलानी उन लोगों में से एक थे। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे किसी अन्य प्रांत से हैं। वे मेरे मुख्य पहरेदार थे। कुछ समय के लिए उन्होंने मेरे दर्शन करने वालों से मुझे बचाया अपना लक्ष्य बनाया हुआ था। वे लोगों को अपनी हंसी मजाक से या अहिंसक धमकियों से मुझसे दूर करते रहते। रात के समय वे अपना अध्यापक
का पेशा शुरू कर देते और अपने अपने साथियों को अपने इतिहास से संबंधित जानकारियों और अध्ययन से खुश कर देते और किसी भी डरपोक आगंतुक को बहादुर और निडर बना देते। मौलाना महजरुल हक ने मजहरुल हक ने मदद देने वालों की सूची में अपना नाम लिखवाया हुआ था, जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। वे महीने में 1-2 बार आकर मिलना नहीं भूलते थे। जिस शानो शौकत और भव्यता के साथ उनका रहना सहना उन दिनों होता था, उनके एकदम विपरीत आज उनका सादा जीवन है। जिस दिन वे हमसे मिले, उन्होंने हमें यही एहसास दिलाया कि वे हम में से एक हैं। यद्यपि उनका फैशनेबल व्यवहार एक अजनबी पर एक अलग छाप छोड़ता था। जैसे जैसे मुझे बिहार का अनुभव होता गया, मुझे यकीन हो गया था कि गाँवों में उचित शिक्षा का प्रबंधन किए बिना यहाँ कुछ अस्थायी प्रकृति के कार्य को करना असंभव था। किसानों की अज्ञानता दयनीय थी। या तो वे अपने बच्चों को यूं ही घूमने फिरते देते या सुबह से शाम तक उनसे नील की खेती में परिश्रम करवाते, वह भी मात्र कुछ तांबे के सिक्कों के लिए। उन दिनों एक पुरुष मजदूर को 10 पैसे से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। औरतों को 6 पैसे और बच्चों को 3 पैसे मिलते थे। ऐसा किसान जो एक दिन में 4 आना कमा लेता था, उसे भाग्यशाली समझा जाता था। अपने सहयोगियों के साथ सलाह मशविरा करके मैं 6 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। गांव वालों से हमारी एक शर्त थी कि वह एक शिक्षक के रहने का इंतजाम करेंगे और इसके अन्य खर्चों को हम देखेंगे। गांव वालों के पास शायद ही कभी पैसा रहता था, लेकिन वे खाने पीने की व्यवस्था आराम से कर सकते थे। असल में उन्होंने हमें अनाज और अन्य कच्चा सामान देने का प्रस्ताव दिया था। शिक्षकों को कहाँ से लाया जाए, यह एक बड़ी समस्या थी। एक स्थानीय शिक्षक का मिलना बहुत मुश्किल था, जो बिना पैसे या बहुत कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाए। मैं कभी भी बच्चों को स्थानीय शिक्षा के हवाले नहीं करना चाहता था। उनकी साहित्यिक शिक्षा इतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी कि उनकी नैतिक शिक्षा ज़रूरी थी। इसीलिए अपनी इच्छा से शिक्षा का कार्य करने को तैयार शिक्षक के लिए मैंने एक सार्वजनिक अपील की। इससे एक जवाब तुरंत मिला। श्रीयुत गंगाधर राव देश पांडे ने बाबा साहब सोमन और पुंडालिक को भेजा। श्रीमती अवंतिका बाई गोखले बम्बई से आए और श्रीमती आनंद बाई वैशंपायन पूना से आई। मैं आश्रम को छोटे लाल सुरेंद्रनाथ और अपने बेटे देवदास को भेजने के लिए कहा। इसी समय महाड़े देसाई और नरहरि पारीख अपनी पत्नियों के खास साथ वहां आए। कस्तूरबा बाई को भी काम करने के लिए बुलाया गया। यह एक मजबूत दल था। श्रीमती अवंतिका बाई और श्रीमती आनंदी बाई शिक्षित थी, लेकिन श्रीमती दुर्गा देवी और श्रीमती मणिबेन पारीख का ज्ञान थोड़ा बहुत गुजराती तक सीमित था और कस्तूरबा बाई को उसका भी नहीं था। ये सब महिलाएं बच्चों को हिंदी कैसे सिखाएंगी? मैंने उनको समझाया कि न केवल उनको व्याकरण पढ़ाना है, बल्कि 3 R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल भी उतना ही पढ़ाना है जितना सफाई और अच्छे व्यवहार के बारे में। मैंने फिर उन्हें आगे यह भी बताया कि जहाँ तक अक्षरों का प्रश्न था, हिंदी, गुजराती और मराठी में ज़्यादा अंतर नहीं है जितना उन्हें लगता है, और प्राथमिक शिक्षा में तो केवल अक्षर ज्ञान और संख्या का ज्ञान देना ज़्यादा कठिन नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि
इन महिलाओं द्वारा ली गई कक्षाएं बहुत सफल रही। इस अनुभव ने उनके अंदर काम के प्रति आत्मविश्वास और रुचि पैदा की। अवंतिका बाई का स्कूल एक आदर्श स्कूल बन गया। उन्होंने अपना हृदय और आत्मा दोनों अपने काम को समर्पित कर दिया। वह अपना अद्वितीय धैर्य अपने साथ साथ लाई। इन महिलाओं के साथ के माध्यम से हम गांव की स्त्रियों तक पहुंचा सके। मैं केवल प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। गांव बहुत गंदे थे। उनकी गलियां गंदगी से भरी हुई थी। कुएं के चारों तरफ मिट्टी के ढेर और बरामदे भारी गंदगी से भरे बदबू मारते रहते। वहां के बुजुर्गों को सफाई में शिक्षित रहना अति आवश्यक था। वे सभी तरह तरह के चर्म रोग से पीड़ित थे। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि जितना ज़्यादा हो सके उनके जीवन के हर हिस्सों में सफाई का काम करना होगा। इसके लिए डॉक्टरों की ज़रूरत थी। मैंने सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया को डॉक्टर देव की सेवा लेने का आग्रह किया। उन्होंने तुरंत 6 महीने के लिए अपनी सेवा देने का प्रस्ताव दिया। उनके नेतृत्व में सभी शिक्षकों, आदमी, औरतों को काम करना था। सभी को स्पष्ट रूप से निर्देश गए थे कि किसी को भी बागान मालिकों को या उनकी परेशानियों का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को कुछ परेशानियां हैं उन्हें मुझे बताना होगा और किसी को अपने कार्य के अलावा अन्य चीज़ों से मतलब नहीं रहेगा। मेरे सभी मित्रों ने इन निर्देशों का अभूतपूर्व विश्वास के साथ अनुपालन किया। मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला जो अनुशासनहीनता का परिचायक रहा हो। 18 नंबर देखें, गांव के अंदर प्रवेश। जहां तक संभव था हर स्कूल को एक पुरुष और एक महिला के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। इन स्वयंसेवकों को चिकित्सा और सफाई को भी देखना था। स्त्रियां तक किसी स्त्री के माध्यम से ही संपर्क किया जा सकता था। चिकित्सा राहत का काम काफ़ी आसान था। अरंडी का तेल, कुनैन और सल्फर के मलहम जैसी दवाइयाँ ही स्वयंसेवकों को दी गई थी। यदि मरीज अपनी दरार वाली जीभ दिखाता था या बदजमी शिकायत करता तब उसे अरंडी का तेल दिया जाता और फोड़े फुंसियों के लिए सल्फर का मलहम लगाने के लिए दिया जाता। लेकिन पहले उसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद और बुखार होने की स्थिति में पहले अरंडी का तेल, फिर उसके बाद कुनैन की गोली दी जाती थी। किसी भी मरीज को दवाई घर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ कहीं भी कोई जटिल समस्या होती तब डॉक्टर देव से परामर्श किया जाता। डॉक्टर देव हर केंद्र में हफ्ते में नियत दिनों में जाया करते थे। काफ़ी लोगों ने इस सरल इलाज को अपनाया। इस प्रकार के कार्य की योजना को अजीब नहीं समझना चाहिए। यह याद रहे कि वहाँ बहुत कम बीमारियाँ थीं और जो कुछ था वह सरल इलाज से ठीक हो जाता था। उन्हें किसी भी कुशल सहायता की ज़रूरत नहीं थी। लोगों के लिए ऐसे इंतजाम ने उत्कृष्ट ढंग से काम किया। सफाई एक कठिन विषय था। लोग खुद से कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि खेत में काम करने वाले अपनी सफाई खुद नहीं करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर देव इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने और उनके स्वयंसेवकों ने अपनी ऊर्जा से उस गांव को आदर्श रूप से साफ गांव बना दिया। उन्होंने सड़कों और बरामदों में झाड़ू लगाया, कुओं की सफाई के पास के गड्ढे भरे और बहुत प्यार से गांव वालों के बीच में से स्वयंसेवक बनने के लिए प्रोत्साहन किया। कुछ गांवों में उन्होंने लोगों का काम स्वयं करके उन्हें शर्मिंदा किया और दूसरे गांव में लोग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने मेरी गाड़ी के जाने के लिए रास्ते भी बना दिए, जिससे मेरी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इस तरह के
मधुर अनुभवों के साथ कड़वे अनुभव भी थे, जहाँ लोगों की बेरुखी भी देखी गई। मुझे याद है कुछ गांव वालों ने स्पष्ट रूप से इस काम में अपनी अरुचि जता दी थी। यहाँ पर एक अनुभव को बताना अनुचित नहीं होगा, जिसे मैं कई बार अपनी कई सभाओं में बता चुका हूँ। मैं भितिरहावा एक छोटा गांव था जहाँ हमारा स्कूल चलता था। एक बार मैं पास के एक छोटे से गांव में पहुंचा और मैंने देखा कि कुछ औरतों ने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि उनसे पूछो कि उन्होंने अपने कपड़े क्यों नहीं साफ़ किए। उसने उनसे बात की। उसमें से एक औरत मेरी पत्नी को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, यहाँ देखो, किसी बक्से या डिब्बे में कुछ भी नहीं है। जो साड़ी मैंने पहनी हुई है वह मेरी इकलौती साड़ी है। तो मैं इसे कैसे साफ कर सकती हूँ? महात्मा जी को कहिए कि मेरे लिए दूसरी साड़ी लाएं, तो मैं वचन देती हूँ कि मैं नहाऊंगी और रोज़ साफ कपड़े पहनूंगी। यह के अकेले झोपड़ी नहीं थी, बल्कि भारतीय गांवों में पाए जाने वाली अनेक झोपड़ियाँ थी में से एक थी। भारत की अनगिनत झोपड़ियों में लोग बिना किसी फर्नीचर के रहते हैं, बिना बदलने वाले कपड़ों के, केवल चिथड़ों से अपनी शर्म छुपाते हैं। एक और यादगार अनुभव है, चंपारण में बांस और घास की कोई कमी नहीं है। भितिहारवा में स्कूल की झोपड़ी भी उन्होंने इसी से बनाई थी। किसी ने, शायद पड़ोस के बागवान मालिक के आदमी ने, एक रात झोपड़ी में आग लगा दी। फिर से बांस और घास की झोपड़ी बनाना सही नहीं लगा। श्रीयुत सोमन और कस्तूरबा बाई स्कूल के लिए जिम्मेदार थे। श्रीयुत सोमन ने एक पक्का घर बनाने की सोची और उनको स्वयं मजदूर की तरह काम करते देख कई उनकी सहायता करने के लिए आगे आए और शीघ्र ही ईंटों का घर तैयार हो गया। अब इस भवन को जलाए जाने का कोई डर नहीं था। इस प्रकार स्वयंसेवक ने अपने स्कूलों में सफाई के काम और चिकित्सा राहत वाले कामों की वजह से जल्दी ही गांव वालों का विश्वास और सम्मान जीत लिया और उनकी वजह से गांव वालों पर वे अच्छा प्रभाव डाल सके। मुझे अफसोस के साथ स्वीकारना पड़ेगा कि मेरा यह प्रयास कि इस तरह का रचनात्मक कार्य अस्थायी रूप से चलता रहे, कभी पूरा नहीं हुआ। स्वयंसेवक यहाँ अस्थायी अवधि के लिए आए थे और मैं बाहर से और स्वयंसेवक नहीं ला सका। इसके अलावा बिहार में बिना शुल्क लिए कोई स्वयंसेवक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे। मेरा कार्य चंपारण में जैसे ही खत्म हुआ, मेरे बाहर के कार्य जो इस बीच तैयार हो रहे थे, उनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। चंपारण के कुछ महीनों के काम ने अपने जड़ें इतनी अंदर तक जमा ली थी कि इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में अभी भी दिख जाता है। 19 नंबर देखें, जब गवर्नर अच्छा हो। पूर्व के अध्यायों में मैंने जिस प्रकार की सामाजिक सेवा के कार्य जिसके बारे में मैंने बताया था, वे चल रहे थे। दूसरी तरफ किसानों का बयान लिखने का सिलसिला जारी था और अच्छी गति से चल रहा था। हजारों बयान मिल गए थे, इसीलिए उनका असर पड़ना ही था। हर दिन बयान दर्ज कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इससे बागान मालिकों का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने का एड़ी चोट का जोर लगा दिया। एक दिन मुझे बिहार सरकार का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, आपकी पूछताछ काफ़ी लंबी अवधि तक चल रही है। क्या आपको इसे समाप्त नहीं कर देना चाहिए और बिहार छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए? पत्र को परिष्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट था। मैंने उत्तर में लिखा कि पूछताछ को लंबा होना ही होगा जब तक लोगों को इससे राहत नहीं होगी। मेरा इरादा बिहार
को छोड़ने का नहीं था। मैंने इस ओर इशारा किया कि सरकार मेरी पूछताछ को खत्म कर सकती है यदि वह किसानों की परेशानियों को वास्तविक मानकर उन्हें कम करे, अथवा यह स्वीकार करे कि किसानों ने उनके लिए एक केस दायर किया है, एक आधिकारिक पूछताछ का, जिसे तुरंत बनाया जाए। सर एडवर्ड गेट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने मुझे मिलने के लिए कहा। उन्होंने एक जांच की नियुक्ति करने के लिए अपनी सहमति दी और मुझे उस कमेटी का सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया। मैंने अन्य सदस्यों के नाम भी बताए और अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के बाद कमेटी में काम करने के लिए एक शर्त पर स्वीकारोक्ति दी कि मुझे अपने सहयोगियों के साथ पूछताछ के दौरान बात करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह भी कि सरकार को समझना चाहिए कि कमेटी का सदस्य होने के बावजूद मैं किसानों का वकील भी बना रहूँगा। यदि मैं पूछताछ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब मैं किसानों का मार्गदर्शन करने और उन्हें सलाह देने के लिए स्वतंत्र रहूंगा, ताकि उन्हें बता सकूं कि अब कौन कौन से कदम उठाने होंगे। सर एडवर्ड गेट ने मेरी शर्त न्यायपूर्ण और उचित मानते हुए स्वीकार की और पूछताछ कमेटी की गठन की घोषणा की। स्वर्गीय सर फ्रैंक स्लाई को कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। कमेटी को किसानों की मांग सही लगी और उन्होंने सिफारिश की कि बागान मालिकों ने जो वसूली किसानों से की है उसे वापस किया जाए, जो कमेटी को गैर कानूनी लगा था, और यह कि कानून द्वारा तिनकठिया प्रणाली को खत्म करना चाहिए। कमेटी में इस तरह की एक मत रिपोर्ट बनाने और कमेटी की सिफारिशों की अनुसार किसानों का बिल पारित करवाने में सर एडवर्ड गेट की बड़ी भूमिका रही थी। यदि वे इतना दृढ़ रुख नहीं अपनाते और इस विषय पर अपना चतुर्य नहीं दिखाते तो रिपोर्ट एकदम एक मत वाली नहीं हो सकती थी। इससे किसानों का बिल पास नहीं हो पाता। बागान मालिकों ने अपने पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने रिपोर्ट के बावजूद बिल का पुरजोर विरोध किया, लेकिन सर एडवर्ड गेट अंत तक दृढ़ बने रहे और कमेटी की पूरी सिफारिशों को लागू किया। इस प्रकार 100 वर्षों से चली आ रही तिनकठिया प्रणाली का खात्मा हुआ और बागान मालिकों के राज का अंत हुआ। किसान जो अभी तक दबे हुए थे, अब वे किसी तरह अपने पैरों पर खड़े थे और यह अंधविश्वास की नील का दाग कभी धोया या मिटाया नहीं जा सकता। उसका भांडा फूट गया था। मेरी इच्छा थी कि निर्माण कार्य कुछ वर्षों तक और चलता रहे, वहाँ और स्कूल खोले जाएं और गाँवों में जाकर और प्रभावित तरीकों से काम किया जाए। जमीन तो तैयार हो गई थी, लेकिन इसने ईश्वर को प्रसन्न नहीं आया और पहले की तरह मेरी योजना को पूरा नहीं होने दिया। भाग्य को कुछ और स्वीकार था और उसने मुझे कहीं और काम करने के लिए भेज दिया। 20 नंबर देखेंगे, मजदूर के संपर्क में। जब मुझे अभी कमेटी के अपने कार्यों को समेटना बाकी था, तभी श्रीयुत मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारीख की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने खेड़ा जिले में फसल खराब होने के बारे में लिखा था और मुझसे किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा था, जो आकलन मूल्य देने में असमर्थ थे। उस स्थान पर छानबीन किए बिना मेरा उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह देने का कोई इरादा नहीं था और न ही साहस। उसी समय श्रीमती अनुसुईया बाई का पत्र मुझे मिला, जिसमें अहमदाबाद में मजदूरों की परिस्थितियों का वर्णन था। उनका मेहनताना बहुत कम था और मजदूर एवं वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहा था। मेरी इच्छा थी कि यदि मैं उनके लिए कुछ कर सकता था तो अवश्य करूंगा, लेकिन इतनी दूरी से इतने छोटे से मामले में उनका मार्गदर्शन कैसे कर सकूंगा।
इसका मुझे विश्वास नहीं था। इसीलिए मौका मिलते ही मैं अहमदाबाद चला जाना चाहता था। मैं आशा की थी कि मैं इन दोनों मामलों को जल्दी ही निपटा सकूंगा और फिर वापस उन निर्णयात्मक कामों की निगरानी करने चंपारण लौट जाऊंगा जिन्हें मैं वहां शुरू किया था। लेकिन चीज़ें इतनी तीव्रता से नहीं हुई जैसा मैंने चाहा था और मैं चंपारण नहीं लौट सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक के बाद एक करके स्कूल बंद होते गए। मेरे सहयोगियों और मैंने वहाँ बहुत से हवाई किले बनाए थे, लेकिन इस समय वे सभी गायब हो गए थे। चंपारण के ग्रामीण इलाकों में सफाई, स्वच्छता और शिक्षा के साथ एक और काम था, वह था गाय की रक्षा करने का। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान देखा था कि गाय की रक्षा और हिंदी का प्रचार एकमात्र मारवाड़ियों की सोच रह गई थी। बेतिया में मेरे एक मारवाड़ी मित्र ने मुझे एक धर्मशाला में शरण दी थी। उसी जगह के अन्य मारवाड़ियों ने अपनी गौशाला डेयरी मुझे सौंप दी थी। तब तक मेरी गौरक्षा की धारणा निश्चित तौर पर बन गई थी, लेकिन मेरे कार्य करने का तरीका आज भी वही है। गौरक्षा के विचार के साथ पशुओं के प्रजनन, उनकी प्रजाति में सुधार, बैलों के साथ मानवीय व्यवहार और आदर्श डेयरियों की स्थापना करना भी शामिल था। मेरे मारवाड़ी मित्रों ने इसमें मुझे पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया था, लेकिन क्योंकि मैं चंपारण नहीं जा पा रहा था, तो इस योजना को चलाया नहीं जा सका। बेतिया में गौशाला अभी भी है, लेकिन यह एक आदर्श डेयरी नहीं बन सकी। चंपारण में अभी भी बैलों से उनकी क्षमता से अधिक काम लिया जाता है और हिंदू कहलाने वाले अभी भी मूक जानवरों के साथ क्रूरता से व्यवहार करते हैं और अपने धर्म को शर्मिंदा करते हैं। यह विचार कि यह काम अभी तक अपना स्वरूप नहीं ले सका, मुझे अभी भी पीड़ित करता है। जब कभी भी मैं चंपारण जाता हूँ और अपने मारवाड़ी व बिहारी मित्रों से निंदा सुनता हूँ, तो मैं अपनी उन योजनाओं के बारे में सोचकर जो मुझे अचानक छोड़नी पड़ी, एक लंबी आह लेकर रह जाता हूँ। शिक्षा का कार्य किसी न किसी रूप में कई जगहों तक पहुँच रहा है, लेकिन गौरक्षा के कार्य ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी हैं और इसी कारण यह इस दिशा में बढ़ नहीं सका है जहाँ खेड़ा के किसानों के प्रश्न के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। मैंने अहमदाबाद के मजदूरों की समस्या का बीड़ा उठा लिया था और उसके बारे में मिल मालिकों को अवगत करा दिया था। मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी। मिल मालिकों का केस मजबूत था। श्रीमती अनुसुईया बाई को अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। श्रीयुत अम्बालाल मित्रवत संबंध थे और अम्बालन सारा भाई मिल मालिकों की ओर से केस को देख रहे थे। मेरे उनके साथ मित्रवत संबंध थे और उनके विरुद्ध लड़ना काफ़ी कठिन साबित हो रहा था। मैंने उनके साथ सलाह मशविरा किया और उनसे याचना की कि इस केस को मध्यस्थता के लिए ले जाएं, लेकिन उन्होंने मध्यस्थता के सिद्धांत को मानने से मना कर दिया। इसीलिए मुझे मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह देनी पड़ी। इसको करने से पहले मैं उनके नेताओं के काफ़ी करीब आ गया था। मैं उन्हें और असफल हड़ताल के लिए निम्न जरूरी आवश्यकताएं बताई। सफल हड़ताल के लिए निम्न जरूरी अवस्थाएं बताई। नंबर 1, कभी भी हिंसा नहीं करना। दूसरा, कभी जालसाजी या हाथापाई नहीं करना। तीसरा नंबर, कभी भी दान दक्षिणा या खैरात पर निर्भर नहीं रहना। चौथा नंबर, अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, चाहे हड़ताल कितनी भी लंबी क्यों न चले, और हड़ताल के दौरान किसी भी अन्य ईमानदार तरीकों द्वारा घर के
गुजारे लायक आय अर्जित करते रहना। हड़ताल के नेताओं ने सभी बातों को समझा और सभी शर्तों को स्वीकार किया। सभी कार्यकर्ता ने तब तक काम न करने का प्रण लिया जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती या इस मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं ले जाया जाता। मैं इस हड़ताल के समय श्रीयुत वल्लभ भाई पटेल और शंकर लाल बैंकर को काफ़ी अंतरंगता से जानने लगा था। श्रीमती अनसुईया बाई को मैं पहले से ही जानता था। हमारी हड़ताल पर बैठे मजदूरों से रोज़ साबरमती नदी के किनारे सभाएं होती रहती थीं। वे हजारों की संख्या में सभा में आते और मैं उन्हें हमेशा अपने भाषण में उनके वचनों और उनके शांति व स्वाभिमान की याद दिलाता रहता। वे रोज़ शहर में शांति बनाए हुए परेड करते। उनके हाथों में बैनर होते जिनमें लिखा होता, एक टेक, अपने वचन को बनाए रखें। हड़ताल 21 दिनों तक चली। जिस समय हड़ताल चल रही थी मैं समय समय पर मिल मालिकों से मिलता रहता और उन्हें सलाह देता रहता। मैं उनसे मजदूरों के साथ न्याय करने की याचना भी करता रहता। हमारे भी अपने वचन हैं, वे कहते। हमारे उनके साथ संबंध अभिभावक और बच्चों की तरह है। हम किसी तीसरे पक्ष के बीच में पड़ने को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ मध्यस्थता के लिए जगह ही कहाँ है। 21 नंबर देखेंगे, आश्रम में एक नज़र। इससे पहले कि मैं मजदूरों के टकराव के विकास की बात करूं, एक नज़र आश्रम में भी डालना जरूरी है। इस दौरान जब मैं चंपारण में था, आश्रम मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला था और अक्सर मैं यहाँ थोड़े दिनों के लिए आता रहता था। उस समय आश्रम कोचराब में था, जो अहमदाबाद के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में प्लेग का प्रकोप फैल गया और मैंने आश्रम के बच्चों की सुरक्षा के ऊपर खतरा मंडरा हुआ देखा। स्वयं को अपने आसपास की गंदगी के प्रभाव से मुक्त रहना असंभव था। चाहे जितनी भी ईमानदारी से आश्रम के अंदर पूरी तरह स्वच्छता के नियमों को अपनाते, हम कोचराब गांव के लोगों पर इन नियमों के अनुपालन को देखने नहीं जा सकते थे और न ही उनकी सेवा कर सकते थे। हमारे लिए सबसे सही स्थिति थी आश्रम को कस्बे और गांव से सुरक्षित दूरी पर ले जाना, लेकिन इतनी दूरी पर जहां से दोनों के काम संभाले जा सकते थे। और हमने निर्णय कर लिया था कि किसी दिन अपनी जमीन पर हमारा अपना आश्रम होगा। आगे देखेंगे, प्लेग बीमारी का आना मुझे लगा एक नोटिस था कि हमें कोचराब को छोड़ देना चाहिए। श्रीयुत पुंजाबाई हीराचंद अहमदाबाद के एक व्यापारी थे। उनके आश्रम के साथ काफ़ी करीबी संबंध बन गए थे और कई बार कई मामलों में हमें अपनी निस्वार्थ सेवा देते रहते थे। उन्हें अहमदाबाद का काफ़ी ज्ञान था और उन्होंने हमें एक उपयुक्त जगह ढूंढने का प्रस्ताव दिया। मैं उनके साथ कोचराब के उत्तर और दक्षिण दिशा में ज़मीन ढूंढने गया। फिर उन्हें कोचराब के उत्तर दिशा में 3-4 मील की दूरी पर ज़मीन ढूंढने के लिए कहा। तब उन्होंने वर्तमान वाली जगह देखी। इसका साबरमती सेंट्रल जेल के पास होना मेरे लिए विशेष आकर्षण था, क्योंकि सत्याग्रहियों के लिए जेल जाना काफ़ी सामान्य बात थी। इसीलिए मुझे उनका यह सुझाव पसंद आया और मुझे यह भी पता था कि सामान्यतः जेल के आसपास की जगह साफ रहती थी। 8 दिनों के अंदर ज़मीन खरीद ली गई। ज़मीन पर कोई भवन या पेड़ नहीं थे, लेकिन इसका नदी के किनारे पर होना और इसका शांत वातावरण एक बड़ी अनुकूल परिस्थिति थी। हमने कैनवास के नीचे रहने का निश्चय किया और रसोई के लिए एक टीन की छत
जब तक अस्थायी निवास न बन जाए। आश्रम धीरे धीरे बढ़ रहा था। हम यहाँ करीब 40 लोग रह रहे थे, जिसमें स्त्री पुरुष और बच्चे शामिल थे। हम सबकी एक सामान्य रसोई थी। इसके रख रखाव की जिम्मेदारी हमेशा की तरह मगर लाल गांधी पर छोड़ दी गई थी। अस्थायी निवास बनने से पहले हमारी परेशानियां काफ़ी बढ़ गई थी। बरसात आने वाले थी और शहर से 4 मील की दूर पर होने के कारण राशन पानी के सामान को लाना पड़ता था। जमीन जो यूं ही खाली पड़ी थी, उसमें सांप भरे पड़े थे और बुरी तरह छोटे बच्चों का साथ। सामान्य नियम था कि सांप को मारा नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मुझे स्वीकार करना पड़े कि हम सभी को सांपों से डर लगता था और यह डर आज भी है। फिनिक्स में भी हमने जहरीले सांपों को न मारने के लिए नियम का पालन किया था और यही नियम टॉल्स्टॉय और साबरमती में चला था। हमें बेकार पड़ी जमीन पर रहना था। यद्यपि हम में से कोई भी सांप के दंश का शिकार नहीं हुआ था। मैं इसे विश्वास की आंखों से देखता हूँ कि इस स्थिति पर हम ईश्वर की दया पर आश्रित थे। यह कोई नहीं कह सकता है कि ईश्वर कभी कोई भेदभाव नहीं करता और इसके पास मनुष्य के बेकार के कामों में दखल देने का समय नहीं है। मेरे पास इस विषय के तथ्यों को बताने के लिए कोई अन्य भाषा नहीं है। इसके द्वारा मैं एक से अनुभव को बता सकूं। मनुष्य की भाषा में ईश्वर के तरीकों का बखान उत्तम ढंग से नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि यदि ईश्वर की दया को मनुष्य बताने की हिम्मत करेगा तो इसको बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं बल्कि कुछ साधारण वाक्य ही होंगे। यदि इसे अंधविश्वास कहा जाए कि किसी भी जहरीले सांप को भी न मारने के नियम के साथ कोई 25 वर्ष तक बिना किसी नुकसान के रहा है, यह ईश्वर की दया नहीं तो और क्या है। मैं अभी भी इस अंधविश्वास को गले लगाता हूँ। अहमदाबाद में मजदूरों के मिल मालिकों के विरोध में चल रही हड़ताल के दौरान आश्रम में बुनाई वाले कमरे की नींव पड़ गई थी, क्योंकि आश्रम का मुख्य काम बुनाई था। अभी तक कताई करना हमारे लिए संभव नहीं हो सका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो 22 से आएगा।